हेलो फ्रेंड्स, मिसाल टैलेंट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे कि विदेशी बाजार क्या है और जनकीय परिस्थितियां क्या है और प्रथाएं क्या है। ये तीनों टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही 3 टॉपिक और पढ़ाया था भाग 1 में, जो कि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड था, जो कि मैंने बताया था आपको कि जो प्रौद्योगिकी की स्थितियां थी वो क्या था। उस तरीके से मैंने सारे चीजें मैंने आपको उस दिन कवर करवाया था फर्स्ट वाले वीडियो में। यदि जिसने हमारा वीडियो भी फर्स्ट भाग 1 नहीं देखा है अर्थव्यवस्था का, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और वहां से आप लिंक एक्टिवेट करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो मैंने 3 चीज आपको बताया था, प्रौद्योगिकी की स्थितियां, तो उसी तरीके से आज आपको और 3 पॉइंट मैं आपको कवर करवाऊंगा कि ये होता क्या है। जैसे कि विदेशी बाजार, आज हम विदेशी बाजार पे पहले बात करेंगे कि विदेशी बाजार क्या होता है। तो हम देखते हैं कि जिस टाइम हमारा जो भारत का जो बाजार था वो बहुत प्रगतिशीलता मतलब बाजार था। क्या था? प्रगतिशीलता बाजार था। उस टाइम हमारे भारत के बाजारों का बहुत डिमांड था, हमारे वस्तुओं की बहुत डिमांड होता था। क्या होता था? हमारे वस्तुओं का बहुत डिमांड था उस टाइम। और हमारे क्योंकि क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट होता था, हमारा जो वस्तुएं होती थी, उसमें क्वालिटी होती थी। क्या होती थी? क्वालिटी। जैसा कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि आप कहीं भी जाते हो, ठीक, आप कहीं भी जाते हो और कोई भी सामान बार बार एक ही दुकान में जाके आप खरीदते हो, कहते हो नहीं फलना दुकान में नहीं, फलना दुकान में समोसा बढ़िया मिलता है। क्या बोलते हो? आप कहीं होटल में जाते हो और कुछ खाने के जाते हो, कहते हो नहीं उस होटल में नहीं, उस होटल में चलो है खाने के लिए, क्योंकि उस होटल का समोसा बहुत बढ़िया है। तो आप क्या कहते हो? वहां की क्वालिटी या वो खाने में बहुत अच्छा स्वादिष्ट है। उसी तरीके से हमारा जो भारत का जो वस्तुएं थी, जो प्रोडक्ट थे, हमारे यहाँ का जो डिमांड, मार्केट का जो डिमांड था, वो हमारा बहुत ज्यादा था। वो कारण क्या था कि उस टाइम हमारा जो भारत का जो हमारा प्रोडक्ट था वो क्या था? वो क्वालिटियों से भरपूर था, अच्छी क्वालिटी होती थी, अच्छे फिनिशिंग होते थे। तो इसलिए उस टाइम क्या था, हमारा विदेशी बाजार जो था बहुत अच्छा था। तो अब हम ये देखते हैं कि जिस तरीका से इंग्लैंड यानी कि अंग्रेजों ने जिस टाइम हमारे भारत का विदेशी बाजार को क्या किया, धीरे धीरे अपने अंडर में कर लिया, अपने उद्योग को कैसे किस तरह मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, भारत को खोर खोर के खाया, करें लूट 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 लिया पूरा सही ढंग से। तो उसी तरीके से क्या किया उन्होंने, जब ब्रिटिश सरकार के जब शासन काल आया, इंग्लैंड वाले जब इंडिया के अंदर आया और विदेशी बाजार को क्या किया इन्होंने, ले गया, जितने भी प्रोडक्ट था वो अपने अंडर में कर लिया। सन 1947 आते आते सन 1947 आते आते हमारा जो विदेशी बाजार था क्या था, बिल्कुल ठप हो गया। क्या हो गया? ठप हो गया। क्योंकि ये बहुत पहले की बात हो रही है, ये बहुत पहले की बात हो रही है। सन मैंने आपको क्या बताया था, 1853, 1819, 1806, उस टाइम की बात हो रही है कि जब वो विदेशी बाजार उस टाइम भी हमारा क्या था, जो क्योंकि हमारे आर्थिक व्यवस्था में क्या होता था कि अलग अलग आभूषण बनाए जाते थे, अलग अलग वस्त्र जो हमारे फेमस थे, हमारे देश के उद्योग थे, जैसे कि वस्त्र जो थे वगैरह क्या थे उद्योग, वो बहुत फेमस हो जाते थे। उस तरीके से होते होते क्या हुआ, हमारा विदेशी जो बाजार था धीरे धीरे इंग्लैंड वालों ने क्या किया, कम हो गया। इंग्लैंड के आने से क्या हो गया, कम हो गया। जैसे हम मानते हैं कि जो हमारा भारत देश था, जो हमारा भारत देश था उस टाइम जब ये विदेशी बाजार करता था, तो हमारे जो नजदीकी देश थे जैसे श्रीलंका, चीन, क्या थे, श्रीलंका, चीन, ये सब में क्या करते थे, विदेशी बाजार हमारा भारत उसे क्या करते थे, हमारा देश वाले उसको इंपोर्ट करते थे, जो हमारा था निर्यात करते थे, वस्तुओं को क्या करते थे, निर्यात करते। तो ये हमारा विदेशी बाजार उस टाइम बहुत मजबूत था, और मजबूत के साथ साथ इनका डिमांड भी बहुत ज्यादा होता था। तो उसी तरीके से हमने देखा कि विदेशी बाजार जब इनका जो ब्रिटिश यानी इंग्लैंड का जब ये शासन काल आया, तो हमारा विदेशी बाजार क्या हुआ, कम हो गया। अब हम बात करते हैं जनकीय परिस्थितियां। कितना हार्ड शब्द है, आप सोच रहे होंगे आप लोग कितना हार्ड शब्द है, क्या होता है जनकीय परिस्थितियां। तो दोस्तों ये इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र है। बिल्कुल आपको हम ऐसे ढंग से इस तरीके से आपको बताएंगे कि बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं। तो जनकीय परिस्थितियां क्या होती है? तो जनकीय परिस्थितियां क्या था कि जिस टाइम 1857 में एक अंग्रेज थे, क्या थे, वो अंग्रेज थे, और क्या कहते थे कि हमारे जो भारतीय की जनसंख्या है उसे क्या करें, गिनती करें। क्या करें? गिनती करें। 1857 ईस्वी में कौन थे वो? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे।
सॉरी लॉर्ड रिपन, हाँ लॉर्ड कैनिंग थे, जो कहते थे कि हमारे भारत की जनसंख्या को गिनती किया जाए। क्या किया जाए? गिनती किया जाए। 1857 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में एक अंग्रेज थे, वो क्या कहते थे, हमारे देश की जो जनसंख्या है उसे गिनती किया जाए। उसका नाम था लॉर्ड मेव। क्या था? जो अंग्रेज थे उसका नाम था लॉर्ड मेव, सॉरी लॉर्ड मेव। ये एक अंग्रेज थे जो कि इन्होंने बोला कि 1857 ईस्वी में, हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर? जनकीकियां परिस्थितियां के ऊपर। तो क्या हुआ कि जब ये लॉर्ड मेव जो थे 1857 ईस्वी में क्या बोले कि भारत की जनसंख्या को गिनती किया जाए, उन्होंने क्या किया? भारत की जनसंख्या को गिनती किया। तो अभी हम देखते हैं कि इनके साथ साथ क्या हुआ, 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने, 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ये भी एक क्या थे? गवर्नर, वो अंग्रेज गवर्नर थे। इन्होंने लॉर्ड रिपन ने क्या किया, 1881 ईस्वी में इनका जनगणना दोबारा से उन्होंने क्या किया? करवाया। दोबारा जनसंख्या के जनगणना को दोबारा करवाया, और इन्होंने ही बोला कि हर 10 साल के बाद हमारे देश की जनसंख्या को गिनती किया जाए, भारत की जनसंख्या गिनती जाए। इन्हीं की देन है कि उस टाइम से हर 10 साल में क्या होता है, भारत की जनसंख्या को गिनती किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा 2011 में जनसंख्या की जनगणना हुई थी, अब उसके बाद 2021 में जनगणना होगी। तो उसी तरीके से इन्होंने क्या किया, 1821 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने भारत की जनसंख्या को गिनती किया। तो यही जनकीकियां परिस्थितियां थी। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं जीवन प्रत्याशा की। तो जीवन प्रत्याशा क्या था? जीवन प्रत्याशा में हमारा जो था 30 से 32% उस टाइम था। क्या था उस टाइम जो था जीवन प्रत्याशा? क्या था? 30 से 32% जीवन प्रत्याशा था। वहीं बात करते हैं शिक्षा के ऊपर। तो शिक्षा पर उस टाइम की बात हम कर रहे हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं। अभी की बात करें 2011-12 के 2011 के जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार, गणना के अनुसार तो हमारा 72 से 74% शिक्षित है लोग। क्या है? 72 से 74% शिक्षित है। जबकि उस टाइम क्या था? 32% था। जबकि उस टाइम क्या था? 32% था। उस टाइम 32% जनगणना था। अब हम जीवन प्रत्याशा की बात करें तो जीवन की प्रत्याशा जो थी, अब हम कहते हैं शिक्षित दर। जो हम अभी बात कर रहे थे, शिक्षा जो था वो शिक्षित दर क्या था, कैसे था? अब मान लिया कोई 4 साल या 5 साल का बच्चा है तो वो अपना नाम लिख दिया जाए तो क्या वो साक्षर है? जी हाँ, वो बिल्कुल ही साक्षर है। क्या है? वो बिल्कुल ही साक्षर है। पर इनकी जो दर की गिनतियां होती है वो कम से कम 7 वर्ष की आयु से गिनती होती है। कितने? 7 वर्ष की आयु से इनकी गिनती होती है कि हमारे देश में 7 वर्ष के जो ऊपर लोग हैं, जो एजुकेशन प्राप्त कर रखे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वो कितने प्रतिशत हमारे देश की है। तो अभी हम देखा जाए तो हमारे देश की जो शिक्षित है कितना है? 72 से 74% है। अब यही बात हम करते हैं जीवन प्रत्याशा की। तो जीवन प्रत्याशा में क्या देखते हैं कि जो जीवन प्रत्याशा, अब मान लीजिए हमारे जीवन की जो प्रत्याशा है वो कितना है इस टाइम? तो इस टाइम हमारा जीवन प्रत्याशा 68% है। कितना? 68% है। वही बात करते हैं शिशु मृत्यु दर की। तो उस टाइम शिशु मृत्यु दर जो थी, उस टाइम शिशु मृत्यु दर बहुत थी। क्या थी? उस टाइम शिशु की मृत्यु की दर बहुत था। उस टाइम उन्होंने एक टारगेट बनाया कि मान लिया जाए, हम अब आपको आंकड़े बताते हैं तो आंकड़े के हिसाब से उस टाइम 1000 शिशु में, मैं पहले बात करता हूं शिशु मृत्यु दर। 1000 में उस टाइम 280 बच्चे के आसपास क्या शिशु दर, उसमें मृत्यु ज्यादा था। क्या? 280 के आसपास, सॉरी 2018 के आसपास क्या होता था? 1000 में 2018 के आसपास 20 के आसपास क्या होता था? लोग की बच्चों शिशु मृत्यु दर हो जाती है। अब बात करते हैं कि इस टाइम की जो शिशु मृत्यु दर है तो 1000 में 40 बच्चे की शिशु मृत्यु दर है। क्यों? उस टाइम इतने बच्चे की शिशु क्यों मृत्यु होता था? क्योंकि उस टाइम खाने का अभाव था। क्या था? खाने का अभाव। देखा नहीं कि आपने अंग्रेजी किस तरीके से भारत की स्थिति को बिगाड़ दिया था, अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया था। तो उस टाइम की बात हो रही है ये कि जी की सन 1947 के पहले, सन 1947 के बहुत पहले की बात हो रही है। तो ये क्या होता था? ये बच्चे वहां उस टाइम खाना सही ढंग से नहीं मिल पाता था, उसको रहने सहने में दिक्कत होता था। तो
डॉक्टरों की दिक्कत थी, क्योंकि उस टाइम चिकित्सालय नहीं था, समझ गए। तो इसी तरीके से उनके कैलोरी कम मिल पाती थी, तो इस वजह से उस टाइम मृत्यु दर धीरे धीरे क्या होता गया, कम होता, ज्यादा होता गया। और अब की बात करें, जिस तरीके से जब हमारा देश भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरीके से सुधरा धीरे धीरे, तो उस तरीके से हमारा मृत्यु दर क्या हुआ, कम हो गया। यानी 1000 में 40% लोग ही मरते हैं, 40 ही लोग मरते हैं, 1000 में 40 ही लोग मरते हैं। अब जहां तक की बात कर दिया जाए, अब उस टाइम क्या था, जीवन प्रत्याशा में क्या था कि 16% ही था, क्या था, 16% ही होता था। क्या जो शिक्षा होती थी हमारे उस टाइम क्या था, 16% ही होता था उस टाइम। तो देखा जाए तो हमारा जो था शिशु मृत्यु दर जो था वो क्या था, वो 1000 से 40 हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये जनकिकिया परिस्थितियां को बताता है। तो ये होती है जनकिकिया परिस्थितियां। अब हम बात करते हैं प्रथाएं। ये प्रथाएं होती क्या है, तो पुराने जमाने में एक प्रथाएं होती थी, नोट कीजिए आप। पुराने जमाने में एक प्रथाएं होती थी, उसका नाम तिनकठिया प्रथाएं होती थी। क्या होता था उस टाइम, तिनकठिया प्रथाएं होती थी। तो जो किसानों की तिनकठिया प्रथाएं होती क्या थी, जो किसान का भूमि होता था, जो किसानों का किसान का भूमि होता था, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो भूमि होता था उसको 20 भागों में बांट दिया जाता था। तो 20 भागों में बांट दिया जाता था। अब 20 भागों का जो 3 भाग होता था वो क्या करते थे अंग्रेज, इसमें नील की खेती करवाते थे। क्या करवाते थे, नील की खेती। 20 भागों में 3% में क्या करवाते थे, नील की खेती करवाते थे किसानों से। ये होती थी तिनकठिया प्रथाएं, जो कि 20% जब भाग किया जाता था उसमें 3 जो परसेंट होता था, 3 बटा होता था उनका, 20 का 3 बटा, उसमें क्या होता था, किसानों से नील की खेती करवाते थे अंग्रेजों। क्यों, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का शासन था, वो कहते थे कि नहीं इतना 3% किया, जो 17/3 बचता था, जो 17/3 बचता था उसमें किसान अपने उपजाऊ करवाते, जो उनका मर्जी होता था, गेहूं धान चावल ये सारे उपजाए जाते थे, जबकि 17/3% में नील की खेती की जाती थी। और उसके बाद ये उपजाने के बाद क्या होता था, किसान इसको नील की खेती उपजाने के बाद भी उनको सही रेट नहीं मिल पाता था, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेज क्या करते थे, उसको अपने रेट ही देते थे, उसको जो कहते थे कि हम इस रेट में खरीदेंगे तो उसी रेट में वो बिकता था। उससे क्या होता था, किसानों को घटा होता था। और घटा के साथ साथ ये होता था कि जो नील की खेती होती थी, जहां पे नील की खेती होती थी, तो वो क्या होता था, वो जमीन बंजर बन जाता था, उसमें उपजाऊ सही ढंग से नहीं हो पाता था। तो क्या होता था, किसानों को नुकसान होने लगता था। क्या होता था, किसानों को नुकसान होने लगता था। वो तो फिर क्या हुआ कि जब गांधी से जो चंपारण आंदोलन हुआ था, जो गांधी जी से मिले थे राजकुमार जी, एक सेकंड सॉरी, एक राजकुमार जी जो शुक्ला जो मिले थे गांधी जी से जहाँ के लखनऊ में, उसके बाद क्या हुआ, चंपारण में जो वो हुआ था आंदोलन हुआ, चंपारण आंदोलन हुआ था, उसमें गांधी फिर उनकी क्या हुई, जीत हुई थी यहाँ पे। उसके बाद नील की खेती उसी टाइम खत्म करवाई गई थी और किसानों को मुआवजा दिया गया था। अब हम बात करते हैं प्रथाएं जो थी। अब एक क्या होता है, अब एक ददनी प्रथा होती है। क्या होती है, ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या होता है, अभी हम बात करते हैं। एक होता है ददनी प्रथा। ददनी प्रथा, ये ददनी प्रथा होता क्या है, ददनी प्रथा जिस तरीके से ब्रिटिश सरकार इंग्लैंड से हमारे भारत आते थे, मान लीजिए जब जरूरतमंद, कहने के मतलब जरूरतमंद की जो हमारा ब्रिटिश सरकार जब हमारे देश आते थे, भारत देश आते थे इंग्लैंड से, जब उनको कोई काम करवाना होता था, कहने का मतलब कि आप किसी जगह आप काम कर रहे हो या फैक्ट्री में कहीं काम कर रहे हो, जो आपके मालिक को जरूरत हो, उनको काम की जरूरत था कि हमें काम ये होना जरूरी है, हमें कोई प्रोडक्ट बनवाना है, ये आइटम तैयार करवाना है, तो उसमें क्या करता था, वो उसे एडवांस दिया जाता था। तो भारतीय किसानों को क्या होता था, ददनी प्रथा में एडवांस देते थे। ददनी प्रथा का मतलब होता है एडवांस, तो ये एडवांस उसको देते थे काम करवाने के लिए। तो ये ददनी प्रथा है। क्या है, ये डिमांड होता था, उनके स्पेशल डिमांड होता था एडवांस के ऊपर। तो ये यदि जो कोई प्रोडक्ट की डिमांड हो गई फैक्ट्री में,
और उसे बनाना हो तो क्या करते थे, इंग्लैंड वाले उसे आके इसे देते थे, वो ददनी प्रथा कहलाती। इसके अलावा एक कम्यूटिव प्रथा होती थी। क्या होती थी? कम्यूनिटी प्रथा। कम्यूनिटी प्रथा, कम्यूनिटी प्रथा। ये कम्यूनिटी प्रथा क्या होती थी? कम्यूनिटी प्रथा क्या होती थी? कम्यूनिटी प्रथा जो हम दास प्रथा के नाम से जानते हैं, दास प्रथा के नाम से, दास प्रथा के नाम से, उसको ही हम कम्यूनिटी प्रथा बोलते हैं। कितना हार्ड है, जो आपको पता नहीं हो कि कम्यूनिटी प्रथा किसको बोलते थे तो कैसे आपको पता चलेगा कि कम्यूनिटी प्रथा इकोनॉमिक्स की पढ़ाई है। तो कम्यूनिटी प्रथा था जो कि दास प्रथा, कोई नाम बदल कर बाद में क्या किया गया, तो कम्यूनिटी प्रथा किया गया था। कम्यूनिटी प्रथा वो प्रथा होता था जो आपने सुना होगा, जो एक कुर्मी जात के होते थे। एक कुर्मी जात होता है जो स्पेशल बिहार के लिए ये, और बिहार झारखंड के लिए ये, उड़ीसा के लिए ये बनाया गया था। क्या बनाया गया था? बिहार और उड़ीसा के लिए ये प्रथा बनाया गया था। जो कुर्मी जात होते थे वो क्या करते थे, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे वो क्या करते थे, ब्याज पे किसी को पैसे दिए और ब्याज पे पैसा नहीं लौटाने के बाद, ब्याज का पैसा नहीं लौटाने के बाद वो क्या करते थे, जिंदगी भर उसकी सेवा करते थे। क्या करते थे? जिंदगी भर उसकी सेवा करते थे। तो ये होता है कम्युनिटी दास प्रथा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये विदेशी बाजार के बारे में बता दिया, जनकिकियां परिस्थितियों के बारे में बता दिया, प्रथाएं के बारे में बता दिया, और ददनी प्रथा के बारे में बता दिया, कम्युनिटी प्रथा के बारे में बता दिया है सारा कुछ। आई होप कि आपको बिल्कुल सही ढंग से क्लियर हो गया होगा। जैसा कि आप इस तरीके से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था का उस टाइम क्या व्यवस्था थी, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारा भारतीय आगे आता जा रहा है, क्या रहा, आता जा रहा है और अच्छी अर्थव्यवस्था बनता जा रहा था। तो सन 1947 के पहले हमारे भारतीय का जो अर्थव्यवस्था था वो इस तरीके से हाल था। क्या था? इस तरीके से हाल था। इससे आपके बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस कवर होंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स आप लोग बिल्कुल, आपको मैं इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे टॉपिक लेके आऊंगा, बिल्कुल एक से एक टॉपिक। कहने का मतलब बिल्कुल आपको ऐसा, और ऐसा आप मत सोचिए कि हमें इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगा। हम आपको बिल्कुल तोड़ तोड़ के बताएं किस तरीके से मैं आपको, किस तरीके से मैं आपको बिल्कुल एग्जाम्पल को बिल्कुल एक हिंदी भाषा में और बिल्कुल सही ढंग से, सही ढंग से एक आम भाषा में अपने तौर पे इकोनॉमिक्स को, ये मत देखिए कि हमको किताबी से पढ़ना है, आप अपने भाषा में इसको पढ़िए, अपने भाषा में इसको पढ़िए, और पढ़िएगा जब भी सही ढंग से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल ठेठ भाषा में, जिसको बोलते हैं ठेठ भाषा। ठेठ भाषा में मैंने आपको ये विदेशी बाजार बताया कि किस तरीके से इंग्लैंड वालों ने आके विदेशी बाजार को खराब किया, हमारे देश की बाजार को। जनकिकियां परिस्थितियां बताया कि क्या क्या था जनकिकियां परिस्थितियां। अब हम देखते हैं कि जो महान विभाजक वर्ष, महान विभाजक वर्ष जो था 1901 के पहले क्या बोला जाता था, 1921 के पहले क्या बोलते थे इसको, महान विभाजक वर्ष 1921 जो था ये क्या था, 1921 महान विभाजक क्यों वर्ष जो था क्यों बोला जाता था इसे, क्योंकि 1921 के पहले को सोपाना बोलते थे, ठीक, और 1921 के बाद द्वितीय सोपाना बोलते थे। क्या बोलते थे? द्वितीय सोपाना बोलते थे। ये होता ये था कि जो इनकी जनसंख्या की जो आकलन होता था, जो 2019 के 21 के समय में भारत का जो महामारी जो था का प्रकोप जो था, क्या था, ये इस पे पड़ रहा था, किस पे पड़ रहा था, शिशु पे, शिक्षा पे ये प्रकोप पड़ रहा था, इसलिए ये किया गया था। तो दोस्तों, मैं इस तरीके से मैंने आपको बिल्कुल सही ढंग से, सही कॉन्सेप्ट से मैंने बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से सही ढंग से मैंने आपको समझाया। आई होप कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, यदि जो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत हमारा धन्यवाद।